स्वस्थ महिला एक स्वस्थ समाज की नींव होती है और इसीलिए वे अपने पूरे परिवार की खुशहाल जीवन का आधार बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एम्स जम्मू के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे कि आम भाषा में पीसीओडी कहा जाता है। आज हमारे साथ एम्स की फैकल्टी जो हमारे साथ साझा हुई है, वे है डॉक्टर जूली, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, डॉक्टर शिवानी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी और डॉक्टर जूही, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। तो आइए इनसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर शिवानी से है। डॉक्टर शिवानी, ये पीसीओएस क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो 20 से 40 साल की महिलाओं में पाई जाती है। अक्सर दो टर्म्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर पीसीओडी और पीसीओएस में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। पीसीओडी में ये डिजीज ओवरी तक सीमित होती है। अल्ट्रासाउंड पे आपकी ओवरी बल्की आएंगी, यानी कि उनका साइज बढ़ा हुआ होगा और उसमें बहुत छोटी छोटी सिस्ट दिखाई दी जाएंगी। दूसरा, पीसीओएस में जब महिला को और भी सिम्टम्स होंगे तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। पीसीओएस के लक्षण तो बहुत सारे होते हैं। जो सबसे कॉमन लक्षण है उसमें है कि पीरियड्स का समय पर ना आना, जिसको इरेगुलर साइकिल्स कहते हैं। दूसरा, त्वचा पे बहुत सारे कील मुहासे होना, जिनको पिंपल्स या एक्ने कहते हैं। त्वचा पे अनचाहे बाल होना, जिसको मेडिकल टर्म्स में हिरसिटिज्म कहते हैं। बहुत सारी पेशेंट्स जो बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, उनको बच्चा ना होना, जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, उन सब से ग्रसित हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ आएंगी, जिसमें नेगेटिव बॉडी इमेज जैसे और स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन के साथ पीड़ित होती हैं। अगर इसका समय पर इलाज ना करवाया जाए तो आगे जाके पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होना, हाइपरटेंशन होना या फिर आगे जाके बच्चेदानी का कैंसर यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। जी। डॉक्टर जूही, पीसीओएस किन के कारणों से होता है? पीसीओएस के दो बड़े कारण हैं। एक है जेनेटिक्स और सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो। वो जीन्स हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। अगर आपके कज़िन्स, आपके कोई फैमिली मेंबर, आपकी सिस्टर्स अगर पीसीओडी से ग्रसित हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है। सेकंड फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इनका मेन रोल है आपकी पीसीओडी होने में और ना होने में। इसमें मेन जो कारण है वो है डाइट, लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप एनर्जी डेंस फूड ले रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या चिप्स है या जो भी फ़ास्ट फूड है, अगर आप ऐसी डाइट ले रही हैं और आपकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, और इन सब कारणों से क्या होगा कि आपका वज़न बढ़ेगा, आप ओबीस हो जाओगे और आगे जाके ओबेसिटी से हाइपर इंसुलिनिज़्म हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो मेल हार्मोन्स हैं, जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में और वो आगे जाके आपको पीसीओडी के लक्षण की। डॉक्टर शिवानी, पीसीओएस के क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर आपको पीसीओएस का कोई भी सिम्पटम होता है, सबसे पहले आप अपने गायनिक के पास जाकर उनको कंसल्ट करेंगे। बेस्ड ऑन आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्पटम्स और आपके लैब के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी डाइट के बारे में, आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें बाहर का प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और तीसरी, आपको स्ट्रेस कम रखनी है। अगर इन सब से भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालेंगे, जिसमें हार्मोनल पिल्स के बारे में बताया जाएगा। हार्मोनल पिल्स लेने के बाद आपके पीरियड्स भी रेगुलराइज हो सकते हैं और आपके एक्ने पिंपल्स की भी समस्या खत्म हो जाएगी। इनफर्टाइल पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स दिए जाएंगे, जिनसे उनके साइकिल में उनका अंडा बनेगा और कंसीव करने में हेल्प होगी। दूसरा, उनको इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोफिन्स भी दे सकते हैं। और तीसरा, अगर फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है तो आईवीएफ का ऑप्शन भी उनके लिए है। जी। डॉक्टर जूही, आजकल अडोलेसेंट फीमेल्स में बहुत सारे केसेस पीसीओएस के देखने में आ रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है इस पॉपुलेशन को जागरूक बनाना पीसीओएस के लिए? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो कि 10 टू 19 ईयर्स की फीमेल्स होती हैं, उसमें जब एक बार माहवारी आना शुरू होती है तो शुरू के 1 साल तक वो इरेगुलर ही होती है। अनियमित रूप से उनको माहवारी आ सकती है पहले 1 साल तक।
जैसे कि उनको साल में 1 बार आ सकती है, साल में 2 बार आ सकती है, साल में 3 बार आ सकती है, 6-6 महीने बाद आ सकती है। ये एक नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है क्योंकि अभी प्यूबर्टल एक्सिस डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी उनको ऐसे अनियमित रूप से पीरियड्स आते रहें, तो उनको इवैल्यूएट कराना चाहिए पीसीओडी के लिए। क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्ट होगी पीसीओडी उतना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतने ही कम रिस्क होगा उनको उनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होने का। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने होना, चेहरे पे एक्सेसिव हेयर आना, वो भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो हर किसी फीमेल को जिनको एक्सेसिव पिंपल्स आते हैं, एक्सेसिव एक्ने होते हैं या फेशियल हेयर होता है, उनको इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है पीसीओडी। सो थर्डली, एडोलेसेंट फीमेल अगर किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और उनको अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी आती है, यानी कि उनके अल्ट्रासाउंड पे ओवेरियन साइज़ बढ़ा हुआ हो या मल्टीपल सिस्ट आ रहे हों, इवन वो भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है प्यूबर्टी का, उनको भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है पीसीओडी के लिए। सो मैं यही बोलूँगी कि उनको एडोलेसेंट फीमेल को जागरूक होना चाहिए पीसीओडी के लिए, सिर्फ तभी अगर उनको इरेगुलर साइकिल्स हों जो कि 1 साल, प्यूबर्टी के 1 साल, मीनाकी के 1 साल के बाद भी परसिस्ट करें। जी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर जूली से है। डॉक्टर जूली, पीसीओएस के उपचार में सर्जरी का क्या रोल रहता है और क्या-क्या सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? नमस्कार, जैसे कि डॉक्टर शिवानी ने बताया, पहला सबसे मेन इलाज तो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सेकंड मेडिकली ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन आता है और सर्जरी में हमें आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीओएस का इलाज नहीं है, वो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन का इलाज है, जिसमें मेनली हम ट्रीटमेंट करते हैं इनफर्टिलिटी का, जो आपकी मेडिकली ट्रीट नहीं हो सकी है, और दूसरा ओबेसिटी जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक कम नहीं हो पा रही है और आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन और डेवलप हो गए हैं। तो इनफर्टिलिटी के लिए हमारा एक ऑप्शन आता है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, जिसमें कि हम सिस्ट का साइज कम करते हैं, जिससे आपको बच्चा कंसीव करने में सहायता मिलती है। दूसरा है ओबेसिटी के लिए जो हम सर्जरी करते हैं, उसमें बेरेटिक सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी आती हैं, जिसमें हम पेट का कुछ हिस्सा निकाल कर वो आपका मदद करते हैं आपका वज़न कम करने में। ए, वो वज़न कम करने से आपकी 2-3 चीज़ों में सहायता होती है। एक आपकी ओबेसिटी कम होती है, दूसरा आपका शुगर लेवल कम आते हैं। अगर आप हाइपरटेंसिव भी हैं, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पीसीओएस में होता है या फिर जो उसका एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल हैं पीसीओएस के लिए। जी। डॉक्टर शिवानी, जैसे सर्जिकल ऑप्शंस हमें बताए गए, तो सर्जरी के बाद जब ये पेशेंट्स कंसीव करना चाहते हैं, तो क्या ये आम तौर पे कंसीव कर पाते हैं? और प्री कंसेप्शन और प्रेगनेंसी के दौरान क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनसे ये फेस कर सकते हैं? देखिए, पीसीओएस के पेशेंट्स को ना कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके जो साइकिल्स हैं वो एनोव्यूलेटरी होती हैं, यानी कि उनमें अंडा नहीं बनता है। बट अब मेडिकल साइंस का इतना एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि दवाइयों से उनका अंडा बनाया जा सकता है और वो कंसीव कर लेती हैं। आगे कंसेप्शन जब हो जाती है तो उनमें अबॉर्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और आगे जाके ऐसी महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का रिस्क और हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में होने का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। आगे जाके इन पेशेंट्स में प्रीटर्म डिलीवरी के भी थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डिलीवरी के बाद जब इन बच्चों को देखा जाता है तो इन बच्चों में लॉन्ग टर्म सीक्वले पे इनकी डायबिटीज़ होने का रिस्क और बच्चों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का भी रिस्क रहता है। सो इन बच्चों को भी लॉन्ग टर्म के लिए सर्विलेंस में रहना चाहिए क्योंकि इनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। जी। डॉक्टर जूही, जब ये पीसीओएस डायग्नोस्ड फीमेल्स जो होती हैं, जब ये अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेती हैं और अमूमन 50 साल की उम्र के बाद ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका इनको ध्यान रखना चाहिए ताकि इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे? सो पीसीओडी जो है वो एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की डिजीज़ है क्योंकि सिम्टम्स उसके उसी एज ग्रुप में अपीयर होते हैं। लेकिन एक बार अगर वो पीसीओडी फीमेल्स अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेती हैं और जब वो मेनोपॉज़ में चले जाते हैं, उनका स्टिल इंसुलिन लेवल हाई ही रहता है। उनको हाइपर इंसुलिनिज़्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, जो खुद में ही एक रिस्क फैक्टर है आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का। इसीलिए इन पेशेंट्स को आगे जाके डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है।
इनको ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया, इनकी ब्लड में चर्बी का ज़्यादा होना, जिसके कारण उनको और ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कार्डियोवैस्कुलर कोमॉर्बिडिटीज़, हार्ट अटैक का रिस्क या कोई स्ट्रोक होने का रिस्क, इस्कीमिक स्ट्रोक होने का रिस्क, ये सब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहती हैं। सो इन फीमेल्स को जस्ट मेनोपॉज़ या अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद ही अपनी मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी चाहिए या फ़ॉलो-अप स्टॉप नहीं करना चाहिए। इनको आगे जाके रेगुलरली अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स, अपने ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स वो कराते रहनी चाहिए, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हों वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएँ और आगे जाके उनका जल्दी इलाज हो सके। और अंत में मैं आप सबसे एक संदेश लेना चाहूँगी, डॉक्टर शिवानी। सो मेरा संदेश ये होगा कि आजकल जैसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बहुत कॉमन हो गया है, बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व रहते हैं। सो उन बच्चों के लिए है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाएँ, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ख़त्म करें और जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें, ताकि पीसीओएस का रिस्क आप में थोड़ा कम हो। ये सब हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर जूही? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, वो जागरूक हों इस बीमारी के बारे में और उनको पता हो कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर सही समय पे ये डायग्नोज़ हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है और उनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम हो सकता है। डॉक्टर जूली? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और जैसा-जैसा वो आपको सुझाव दें, उसको आप फ़ॉलो करें, तो ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। मुझे आशा है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी एम्स की फैकल्टी ने जो आपके साथ साझा की, उससे आपको लाभ होगा। आप सब जो हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।